नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है, जो एक तरीके से औपचारिक सत्र है, जिसमें मंत्रियों का परिचय होता है, सांसदों का जो शपथ होता है वो होता है, अध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा और फिर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी बोलते हैं। ये एक औपचारिक है जो परिपाटी बनी हुई है, इसमें जी। बहुत ज़्यादा मुद्दों पर बात होती नहीं है। इसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक मजबूती के साथ उभरे। जो कहा जा रहा था कि नहीं, वो कोई दायित्व वाला पद लेने से पीछे हटते हैं, उन्होंने स्वीकार किया। वो नेता प्रतिपक्ष बने, 10 साल बाद देश को नेता प्रतिपक्ष मिला है। राहुल गांधी की भूमिका आगे कैसे रहेगी ये तो आप बताएंगे ही, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में उनकी भूमिका जिस तरीके से रही, नीट को लेकर उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि ये सदन छात्रों के साथ एकजुटता दिखाए, सरकार और हम आप दोनों लोग मिलके छात्रों के साथ खड़े रहें, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर जिस तरीके से मोदी जी से उन्होंने हाथ मिलाया, तमाम राहुल गांधी की भूमिकाओं को कैसे देखते हैं? साथ ही साथ टी शर्ट की जगह कुर्ता भी पहना, जी। इसको आप कैसे देखते हैं? टी शर्ट की जगह कुर्ता तो पहना, लेकिन वापस टी शर्ट में आ गए। ये एक थोड़ी सी हैरानी वाली बात थी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी को ये एक अवसर मिला है जिसमें उनको जनता के सामने साबित करके दिखाना है कि वो जनता के मुद्दों को सिर्फ चुनाव में नहीं उठाते हैं, बल्कि उन मुद्दों का हल निकलवा सकते हैं और संसद में भी प्रखरता से उन मुद्दों को उठा सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं। तो साबित करके दिखाना है। और अगर हम कुल मिलाकर देखें, जो इस बार का जनादेश है, उसको अगर दो लाइनों में अगर परिभाषित करना हो, तो आप कह सकते हैं कि ये है मोदी जी के लिए कि आप और तेज़ी से काम करके दिखाइए, राहुल गांधी के लिए है कि आप अपने को साबित करके दिखाइए। तो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया है। आपने जिक्र किया कि 10 साल बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आया है, तो ये एक लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात है कि हमारा विपक्ष भी मजबूत हुआ है। सत्ता पक्ष अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। इस तरीके के आंकड़े जो उसके साथ हैं एनडीए के, तो ये दिखा रहा है कि जो दोनों को जनता ने जिम्मेदारी सौंपी है कि आप नियम के अनुसार काम करते रहिए। वो अगर अपने नियम से हटते हैं तो आप उनको काबू में करिए, इस विपक्ष को बोला गया है। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है, हम आपने जिक्र किया कि 18वीं लोकसभा का गठन हो गया। अब 18वीं लोकसभा का गठन हो गया, यानी कि लोकसभा नई है, लेकिन आपने जो एक हफ्ते में देखा तो पता लग रहा है सियासत वही है, पुरानी सियासत है। उसमें आपने देखा कि जब राष्ट्रपति का जो अभिभाषण, आपने जिक्र भी किया कि एक सामान्य प्रक्रिया है, राष्ट्रपति हाँ। जी ने अभिभाषण दिया और अपने अभिभाषण के माध्यम से उन्होंने जो देश के समक्ष जो वर्तमान चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से सरकार कैसे निपटेगी, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प है, उसका रोड मैप क्या है, जो सरकार ने अपने लिए 100 दिन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसके तहत कैसे सरकार आगे बढ़ रही है, ये सारा जो विजन है देश के सामने रखा है और देश की जनता और को सब नीट पर जानने भी का उन्होंने हक है। बोला है, नीट नीट पर पर भी भी बोला उन्होंने है बोला है। जी, बिल्कुल नीट पर बोला है। जो तमाम और जो चुनौतियां देश के समक्ष इस समय खड़ी हैं, सब पर बात की है। जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, उस पर भी उन्होंने बात की है। आपातकाल का जो दंश रहा था, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और ये देखिए, ये एक जब 50 साल पूरे हो रहे हों ऐसी किसी घटना के, जो कि हमारे संवैधानिक इतिहास में एक बहुत बड़े काले धब्बे की तरह है, तो ये सभी का दायित्व बनता है कि जनता को जागरूक करे। लोग कहते हैं कि आप आपातकाल का मुद्दा क्यों ले आए, तो आपातकाल का मुद्दा इसलिए देश को बताना जरूरी है कि आगे फिर कभी ऐसी स्थिति ना बने। जनता जागरूक रहेगी तो कतई स्थिति नहीं बन पाएगी। और जिस तरीके से ये जो लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन के माध्यम से जो एक बात चौंकाने वाली सामने रखी कि पहले प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, फिर उस निर्णय पर कैबिनेट की मुहर बाद में लगवाई गई, सुबह मुहर लगवाई गई, रात को आधी रात को निर्णय लेते हैं और फिर मुहर लगवाई जाती है कैबिनेट की। तो सारे जितने भी रूल्स थे, जितने भी नियम थे, उनकी अवहेलना की गई और सिर्फ मन मर्जी से सरकार चलाई जा रही थी, मन मर्जी थोपी जा रही थी आपातकाल के दिनों में। तो वो आज की जो पीढ़ी है उसको बताना बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें, ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वो सुरक्षित रहे, हमारा जो संविधान है वो सुरक्षित रहे। और आप संविधान की प्रति दिखाकर संसद में लोकसभा की सदस्यता की शपथ ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रति दिखाना नहीं, उसके प्रति सम्मान की भावना होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए कि जो राहुल गांधी हैं,
वही वो सांसद थे उस समय भी जब उन्होंने संसद से पारित एक विधेयक की प्रतियां फाड़ी थी। बिल्कुल। तो कितना समान आप करते हैं। आपने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। आप जो कहते हैं कि हम अभी जब स्पीकर की बात आई तो आपने कहा कि चूंकि जो सुरेश हैं उनके जो सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, 8वीं बार के सांसद हैं, उनको आपने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो दलित हैं। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने कब दलित वर्ग को आगे बढ़ाया है, जब उनकी जीत की संभावना नहीं हो तब आप आगे बढ़ा देते हैं। मीरा कुमार की जीत की संभावना नहीं थी तो आपने उनको चुनाव लड़ा दिया। और ऐसे ही आप तमाम जो मौके हैं ना, अवसर इन्होंने वहाँ पे पंजाब में जब पहले इन्होंने दावा किया कि भाई हम पहला दलित सीएम देने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक 6 महीने पहले लेकर आए और वो भी चुनाव हार गए। तो इस तरीके की स्थिति में आप अपना भी उनको चुनाव हार हाँ, गए अपना भी चुनाव हार गए, 2 सीटों से बल्कि हारे। तो इस आप उसके अलावा भी आप देख लीजिए, जब भी बड़े पद पर अगर इन्होंने किसी दलित को आगे बढ़ाया है, मुझे ध्यान आता है कि सुशील कुमार शिंदे भी जब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो वो भी हारे थे। तो आप इस तरीके से आप अभी जब खड़गे जी हैं। हाँ, खड़गे जी भी हैं। तो ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की अपनी एक राजनीति जो है ना, वो कहने की और करने की कुछ और है। लेकिन अब राहुल गांधी जिस भूमिका में आए हैं और राहुल गांधी को जो ताकत मिली है वो, और राहुल गांधी जिस सोच के हैं, वो लगता है कि शायद वो कुछ नया करेंगे। अगर लेकिन उसमें उसके लिए उनको अपने अंदर बहुत कुछ बदलाव लाना होगा। पहले अगर हम बात कर लें राहुल गांधी की जो शक्तियाँ हैं, अब आप देखिए कि उनका पिछली लोकसभा में जब उनकी सदस्यता चली गई थी तब उनका जो सरकारी आवास है वो खाली करा लिया गया था। लेकिन अब उनको कैबिनेट रैंक मिल गया है और उनको एक बड़ा बंगला मिलेगा, सिक्योरिटी होगा, एक प्रोटोकॉल होगा। विदेशों में भी जाएंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन आए हैं भारत के। तो एक बड़ी राजनीतिक हैसियत तो बन गए हैं वो। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री को उनके सवालों का जवाब देना होगा सदन में। इसके अलावा अगर हम देखें तो चाहे सीवीसी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे मुख्य सूचना आयुक्त हो, चाहे चुनाव आयुक्त हों या मुख्य चुनाव आयुक्त हों, ऐसी कई अहम नियुक्तियां हैं जो पैनल जो इनको नियुक्तियों को मंजूरी देता है उसके अध्यक्षता प्रधानमंत्री जरूर करते हैं, लेकिन उसमें विपक्ष का नेता भी उस समिति का सदस्य होता है। तो सिर्फ संसद में आमना सामना नहीं होगा मोदी जी से, अब कई समितियों में भी आमना सामना होगा। बात विवाद का आमना सामना नहीं है, कर्तव्यों का भी आमना सामना है। और दूसरा क्या था कि अब हमने देखा कि राहुल गांधी को जब नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया, उसके अगले दिन वो कुर्ते में दिखे और उसके बाद से उन्होंने शाम को एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं सबकी आवाज़ बनूंगा, मैं बातें संसद में उठाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि वो अगले ही दिन एक तो पहले टी शर्ट में आ गए, कुर्ता शायद उनको भाया नहीं या थोड़ा सा कुछ असहज उनको लग रहा होगा क्योंकि लगभग 1.5 साल से वो टी शर्ट में थे। किसी ने कहा होगा कि अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो वो वापस टी शर्ट में आए और आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि नीट का मुद्दा संसद में उठाया। लेकिन अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, अब आप एक सामान्य सांसद नहीं हैं, आपको हंगामा नहीं करना है, आपको बात करनी है, आपको नियम, अब आप क्योंकि प्रोटोकॉल से आप भी थोड़ा बहुत बंधे हैं तो आपको नियमों का पालन करना है। आपको संसदीय जो नियम है उसके तहत जब चर्चा की जाती है, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पहले बहस होनी है, उस पर चर्चा होनी है, तो आप दूसरी चीज ला ही नहीं सकते। ये नियम तो आप देखिए भैया, आप 2004 से सांसद हैं, आपको इतनी सारी चीजें पता होंगी संसदीय नियमों की, लेकिन आप बीच में अपनी बात रख रहे हैं। आप अध्यक्ष की अनुमति लेकर अपनी बात रख सकते हैं, ऐसा प्रावधान है, लोग बताते हैं। लेकिन आपको अब ये देखना होगा कि आप एक सामान्य सांसद नहीं हैं, आप बीच में हंगामा नहीं कर सकते। आपको सब कुछ नियमों के हिसाब से चले, सरकार भी नियमों का पालन करे, आप भी नियमों का पालन करें, ऐसा अब आपकी भी एक जिम्मेदारी बन गई है। सदन को चलाना है वो सिर्फ सरकार का दायित्व तो नहीं है, सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका है। तो नेता प्रतिपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए। बहुत अच्छा किया उन्होंने, नीट का मुद्दा उठाया, सरकार को घेरा, लेकिन एक तरीका जो जायज़ है उस तरीके से उठाइए और एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाइए। और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो विपक्ष के नेता के तौर पर उभरे, उन्होंने देश की जनता का दिल जीता और देश पर राज भी किया। तो राहुल गांधी के समक्ष भी राहुल गांधी को देखना चाहिए कि आप किसकी जगह हो। आपसे पहले वहाँ सुषमा स्वराज थी जी, उससे पहले उनकी माँ स्वयं सोनिया गांधी जी थी जी, कभी अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ थे जी। तो
उनके पिता भी रह चुके हैं उस बिल्कुल पोजीशन पे। बिल्कुल। तो तो ये एक बहुत बड़ा पद है और हालांकि इसको संवैधानिक पद कहा गया कि एक संवैधानिक पद उनके पास है, लेकिन आज ही मैं एक रिपोर्ट को पढ़ रहा था कि 1977 में तत्कालीन कैबिनेट ने जो विपक्ष के नेता का पद है उसको संवैधानिक पद नहीं माना था, उसको कुछ और बोल दिया गया था, ये संवैधानिक पद नहीं रहेगा ये विपक्ष के नेता का पद। तो देखना होगा कि इस पे और जानकारी जुटानी होगी, लेकिन एक ये तथ्य हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे कि 1977 में तत्कालीन कैबिनेट ने विपक्ष के नेता का पद को संवैधानिक नहीं माना था। बिल्कुल, और विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी पार्टी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए जी कि मेरे नेता को तो सिर्फ 6 बार दिखाया गया, जी प्रधानमंत्री को 73 बार दिखाया गया, जी माइक म्यूट कर दिया गया। जी इस तरीके के आरोप शायद ठीक नहीं है, क्योंकि अब आप एक गंभीर राजनेता के तौर पर खुद को दिखाना और चाहेंगे। और वही जो आप सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सबको साथ लेकर चले, तो पहले वो नियम अपने आप पर लागू कीजिए। अब आपने स्पीकर के लिए अपना जो उम्मीदवार उतारा उसके लिए आपने टीएमसी से बात नहीं करी, आपने एनसीपी से बात नहीं करी, और जब और भी कई सारे ऐसे शुरुआत में ही कुछ 2-3 ऐसे मुद्दे दिख गए हैं जब ऐसा लग रहा है कि आपने अपने सहयोगियों से चर्चा नहीं की, तो सहयोगियों को चर्चा कीजिए और सबको साथ लेकर चलिए। और विपक्ष का नेता का जो पद है वो आपको अपने गठबंधन को साथ लेकर चलने के लिए भी है, तो वो भी ध्यान रखिए। बिल्कुल, के सुरेश कभी प्रोटेम स्पीकर की रेस में थे, कभी स्पीकर की रेस में आए, अब अब बताया जा रहा है कि शायद डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर के भी रेस में रहेंगे। खैर, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सर, कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखा गया है और विपक्ष ने जिस तरीके से मुद्दे को उठाया कि संविधान खतरे में है, और वो पॉकेट साइज संविधान राहुल गांधी या तमाम विपक्ष के नेता तमाम सभाओं में दिखाते रहे, उसके बाद बीजेपी को जो डैमेज हुआ उसका कारण भी इसको एक बताया गया है। यूपी की जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें भी इसका जिक्र है। तो क्या उस चीज़ को कम करने के लिए इमरजेंसी को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के उसको बोला जा रहा है? राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया, ओम बिरला जी का जैसा आपने कहा, इसके अलावा राज्यसभा में भी जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री ने अलग से जिक्र किया, तमाम नेता इंटरव्यू दे रहे हैं, तमाम नेता अपने अनुभव बता रहे हैं। तो क्या वो जो संविधान खतरे में है, ये जो भाजपा के खिलाफ गया है, उसको कम करने के लिए अब भाजपा ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया? क्योंकि जब ओम बिरला ने इसका जिक्र किया तब सपा टीएमसी जैसे नेताओं ने साथ दिया, लेकिन कांग्रेस वहां विरोध कर रही थी। जी बिल्कुल, देखिए इसमें अपने को समझना पड़ेगा। पहली बात ये है कि संविधान, भारत को जब से आज़ादी मिली है तब से संविधान पर कितनी बार आघात हुआ? जवाब है एक बार हुआ। और वो कब हुआ? जब 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया, लोगों के जो मौलिक अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, जो विपक्ष के जो नेता थे उनको जेलों में ठूस दिया गया था, विपक्षी जो राजनीतिक दल थे उनके जो कार्यकर्ता थे उनको जेलों में ठूस दिया गया था, प्रेस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, और जो प्रधानमंत्री और उनके जो कुछ किचन कैबिनेट के जो सदस्य थे वो जो चाहते थे वही सब कुछ हो रहा था। तो एक तरह से संविधान उस समय नहीं था, एक व्यक्ति की मर्जी से देश में शासन चल रहा था। तो जब हमारे सामने हमारे आज़ाद भारत के इतिहास में सिर्फ एक ही बार संविधान पर आघात का अगर कोई उदाहरण है तो हमको ये जनता को बताना ही पड़ेगा। और वो जो जुल्म और सितम जो उस समय हुए थे उसको तमाम लोग भूल गए, लेकिन वो जो परिवार, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल है, कि जिसने आपातकाल देखा था, मेरे पिता भी 19 महीने जेल में रहे थे, तो हमने भी अपने जो घर वाले हैं उनसे सुना है कि उस समय किस तरीके से तमाम तरह के जो विपक्षी कार्यकर्ता थे उनके साथ व्यवहार किया गया, किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किए गए, किस तरीके से जब कोई उस घर का कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कमाने वाला है उसको आप जेल में डाल देते हैं, तो 19 महीने वो परिवार ने कैसे गुजारा किया होगा। ऐसे तमाम परिवार हैं जिनके अगर आप बीती, आपने कहा ना कि वो लोग अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो इंटरव्यू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो उसको भूले नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ थी कि आज़ाद भारत में उसकी कल्पना की नहीं जा सकती। तो वो अब ठीक है कि हमने डायरेक्ट नहीं सहा, लेकिन हमने भी अपने पूर्वजों से वो चीज़ें सुनी हैं, तो हमको भी लगता है कि उस समय उन्होंने कैसे दिन गुजारे होंगे या कैसे उस स्थिति को झेला होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपातकाल के कहीं ना कहीं प्रभावित रहे, उनमें तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें आगे अब जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें बताई, हम अपने बच्चों को बताएंगे, वो आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, तो उन परिवारों में तो लोग जागरूक रहेंगे, लेकिन और भी देश को जागरूक रहने की ज़रूरत है कि संविधान पर कोई हमला ना कर पाए। इस बात का ध्यान रखें सब लोग मिलकर,
अगर कोई ऐसी कोशिश भविष्य में होती है तो उसका विरोध करें। बिल्कुल। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं कि जो चुनाव में चला कि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, ये आएंगे तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। संविधान दिवस मनाने का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने शुरू करवाया। तो जो व्यक्ति संविधान को इतना सम्मान दे रहा है, आप बताइए कि किस प्रधानमंत्री ने संसदीय दल का नेता चुने जाने के तत्काल बाद संविधान को पहले नमन किया? शपथ तो सभी लेते हैं। तो संविधान भवन उन्होंने बता जी, संविधान भवन बनाया। आप देखिए कि बाबा साहेब के सम्मान में जो दिल्ली में इतना बड़ा ऑडिटोरियम बना है, जो जो उससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं देखा, नहीं उस दिशा में आगे सोचा। आप जैसा हमने कहा कि आप 2019 का आप देख लीजिए वो दृश्य, या 2024 का देख लीजिए, संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने संविधान को जाकर पहले नमन किया, संविधान की प्रति को नमन किया। तो इससे पहले कब हुआ? तो अब आप उसी बात को लेकर आप भ्रम और अफवाह फैलाएंगे तो ये जो ज़्यादा दिन चीज़ें चलती नहीं है। जनता भी सब समझ चुकी है और इसीलिए जनता और समझे, क्योंकि जनता भ्रमित हुई है इस चुनाव में। परिणाम यही दर्शा रहे हैं कि लोगों ने मान लिया था कि ये 400, क्योंकि मोदी जी बार बार कह रहे थे कि 400 पार कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि हमारा जो तीसरा कार्यकाल है वो और बड़े फैसलों वाला होगा। तो लोगों ने, हमने देखा कि फील्ड में लोगों तक ये बात पहुंचाई गई कि और बड़ा फैसला आरक्षण खत्म करने वाला होगा, ये बड़ा फैसला संविधान को खत्म करने वाला होगा। तो लोगों ने इस बात को मान लिया। अब लोगों को पता चला है कि नहीं, ये ऐसा था नहीं, जिस हम भ्रम में आ गए ना 8500 रुपए भी खटाखट नहीं मिलने वाले, खटाखट नहीं मिले। तो ये एक तरफ ये पक्ष था, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी भी प्रयास कर रही है। तो उसको पता है कि नुकसान हमारा हो चुका है, तो जब नुकसान हो गया है तो जरा उनका पुराना चेहरा सामने ला दें। तो वो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन ये भी ठीक है कि हम कब तक जो अतीत की जो चीज़ें हैं उनको ही ढोते रहेंगे। समय आगे बढ़ने का है। ना आप अफवाह फैलाइए, ना आप पुरानी बातों को खोद कर निकालिए, मिलकर आगे बढ़िए। देश को ने अगर लक्ष्य तय किया है कि 2047 तक हमको विकसित बनना है, तो उस दिशा में आगे बढ़कर काम करना होगा और सम्मिलित प्रयास करने होंगे। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल आखिर में सर, क्या आपको लगता है, क्योंकि 20-25 दिन हो गए नई सरकार के गठन का, टीएमसी और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी क्या कांग्रेस की शर्तों के साथ इतनी आसानी से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जिस तरीके से छोटी छोटी बातों पे टकराव दिख रहा है, अब तो अखिलेश को भी भावी प्रधानमंत्री के रूप में पोस्टर लगाए जाने लगे हैं। तो क्या ये कांग्रेस की शर्तों के साथ चलेंगे? नहीं, ऐसा लगता नहीं है मुझे। और खासतौर पर जिस टीएमसी तो खैर पहले भी नहीं चलती, पहले भी नहीं थी, अभी भी वो इंडिया गठबंधन में बाहर ही थी। वो ठीक है कि वो अभी बाहर से सपोर्ट है। लेकिन अखिलेश यादव की जिस तरह से ताकत बढ़ी है और वो लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है, वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ उपचुनाव भी हैं, उस उपचुनाव में अगर उनकी ताकत और बढ़ती है तो मुझे लगता नहीं कि अखिलेश यादव पिछलग्गू बनना पसंद करेंगे। बिल्कुल। वो कांग्रेस को साथ लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन ये जो साथ है, क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक भी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी बीच में कई सारे विधानसभा चुनाव हैं। उन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है? कांग्रेस निराशाजनक प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस की जो दबाव बनाने की रणनीति है वो कम होगी। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर देती है तो शायद वो दबाव और बढ़ा सकती है, या और दलों को लग सकता है कि नहीं, इनके साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।